नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बाय धनंजय सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज की इस क्लास में हम सीटेट के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू से लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और खास तौर पर जीन पियाजे से संबंधित है, जिससे हर साल सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर आप सीटेट स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। टीचर टीचिंग ट्रेनिंग की भी तैयारी इस पे कराई जाती है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए गोल्डन वीडियो होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक जरूर रहिए, और अंत तक देखने का प्रयास कीजिए कि जो इसमें एमसीक्यू लेकर आया गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 2012 से लेकर 2025 तक जितने भी सीटेट में जिन प्याजे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका एमसीक्यू लेकर आया गया है, और हर एक ऑप्शन को डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें बताया जाएगी। तो यानी कि एक क्वेश्चन बनाने का मतलब उसमें 4 ऑप्शन कहने का मतलब 4 क्वेश्चन उससे टैग रहेगा, और 4 क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। उससे जितने भी क्वेश्चन बनने की प्रयास की जाएगी वो सारा क्वेश्चन को डिटेल से बनाया जाएगा और बताया जाएगा। तो चलिए, इस प्रश्न को आप देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जितने भी मैं क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ एमसीक्यू को, तो आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा, शुरू से अंत तक इसमें बने रहिएगा। एक भी क्वेश्चन सीटेट में छूटने नहीं जा रहा है। जिन प्याजे से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे हर प्रश्न आपसे बन जाएंगे। ये चैलेंज दे सकते हैं, गारंटी के साथ मैं कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए पहला महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ये यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। इसपे सीटेट हो, एसएससी हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सब एग्जाम को तैयारी कराई जाती है। एनसीईआरटी बेस पे इस पे पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर। तो आज हम लोग जीन पियाजे से संबंधित ले रहे हैं। तो जीन पियाजे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, जो पीवाई 2012 टू 2025 यानी 2012 से लेकर 2025 तक इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम वो क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन, आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर है। जिन प्याजे से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू पीवाईक्यू 2012 से 2025 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को हम लोग गौर से समझेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछी गई है, ये सारा चीज हम लोग डिटेल से इसमें देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम प्रारंभ करते हैं, पढ़ते हैं। इसको आप लोग भी वीडियो को रोक कर देखने का प्रयास कीजिए। वो प्लस में इस जो भी क्वेश्चन इसमें है वो क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं, क्या सोचते हो? जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे ने क्या बताया है? जीन पियाजे के अनुसार हम लोग हर तथ्य को देखते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? और जब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है तो इस स्टेज में उन्होंने बच्चे लोग में क्या चेंजिंग देखने को मिलता है? ये सीटेट 6 to 8 31/1/2021 में क्वेश्चन पूछी गई है। ये सीटेट 31/1/2021 में क्वेश्चन पूछी गई कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं, जब ये स्टेज से जब गुजरते हैं तो उस स्टेज में क्या करते हैं, कैसा अनुभव होते हैं, क्या चेंजिंग होती है? ऑप्शन नंबर देखिए, फर्स्ट में कहता है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। थर्ड है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिगति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। केंद्रीकरण और अनुकरणीय सोच में अबाध्य हैं।
ये अब 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़कर इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास कीजिए। जो इसमें सटीक जवाब है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न को आप खुद से सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखिए। इसका 2 से 3 सेकेंड की मैं समय दे रहा हूं, आप इसको पहले सोचिए, समझिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए, समय सीमा समाप्त होती है। अब देखते हैं इसका सही उत्तर और पूरा कॉन्सेप्ट को। हम शुरू से इसको देखने का प्रयास करेंगे, हर ऑप्शन को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो कहता है कि संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। तो पहले समझने का प्रयास करेंगे संरक्षण है क्या। संरक्षण का महत्व क्या होती है चीज की, मैंने संरक्षण का महत्व क्या है, संरक्षण आखिर है क्या, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। संरक्षण क्या है, चीज का रूप बदल जाए, माने एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए, चीज का रूप बदल जाए पर मात्रा वही रहे। जैसे पानी गिलास बदलने पर, जैसे कि हम लोग पानी गिलास बदल, यानी कि एक गिलास में पानी की मात्रा जितनी है उसको हम दूसरे पात्र में रखने के बाद उतना ही क्वांटिटी रहती है। तो हम इसको संरक्षण के नियम के अनुसार समझ सकते हैं। जैसे पानी गिलास बदलने पर भी उतना ही रहता है जितना पानी है। जैसे एक बड़ा सा गिलास है, उस गिलास में जितने पानी की मात्रा, उसी को अगर पानी को उड़ेल दिया जाए कटोरी में तो पानी की मात्रा में चेंज नहीं होगी। पानी की जितनी क्वांटिटी है उतनी ही क्वांटिटी आपको कटोरी में भी हो सकती है। तो इस चीज को हम लोग संरक्षण के महत्व के अनुसार समझने का प्रयास, संरक्षण में ही कहा जाता है कि किसी भी चीज की आकार बदलने पर उसकी मात्रा में कोई चेंजिंग नहीं होती है। वर्गीकरण का मतलब क्या होती है, चीजों को समूहों में बांटना। जैसे वर्गीकरण यहाँ पे देखा गया कि वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है कि चीजों को समूहों में बांटना। लाल लाल चीजें, एक नीली 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 चीज अलग अलग रूपों में दिखी जाए तो इसको हम अलग अलग रूपों में बांट सकते हैं। विस्तृत रूप से हम इसको अलग अलग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए श्रेणीबद्धता करने की श्रेणीबद्धता क्या होती है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। श्रेणीबद्धता का मतलब होता है चीजों को क्रम में लगाना, छोटे बड़े हल्के एवं भारी, एक तरीके से क्रम में हम लोग उस चीज को सजा सकते हैं। तो हम उसको श्रेणीबद्धता यानी श्रेणी रूप में, असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, हम उस तरीका से हम श्रेणीबद्धता रूप से हम सजा सकते हैं, क्रम में देख सकते हैं। तो छोटे बच्चे लगभग 2 से 7 वर्ष 7 साल में काम सॉरी, छोटे बच्चे लगभग 2 से 7 साल के जब एज में जब रहते हैं तो ये काम सही से नहीं कर पाते हैं। वे दिखावे में फंस जाते हैं। जैसे कोई छोटे छोटे से बच्चे हैं 2 से 7 वर्ष की उम्र में, जब देखिएगा उन लोग को तो इसमें इस प्रकार से नहीं उत्पन्न होता, यानी कैसी सोच उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे श्रेणीबद्धता क्रम में सजाने के लिए कहिएगा तो एक श्रेणी क्रम में सजा नहीं सकते हैं। औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इसमें भी आगे की अवस्था होती है, लगभग 11 साल की उम्र में। इस अवस्था में बच्चा अपने से ज्यादा समझदार और तार्किक हो जाते हैं। कब? जब आपको मान के चलते औपचारिक एज जब आते हैं, जब 11 वर्ष से जब ऊपर की ओर आते हैं तो इसीलिए यह कहना है कि वे संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीबद्धता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वह पहले से ही सीख चुके होते हैं कि जैसे हमको कैसे संरक्षण करना है, कैसे वर्गीकरण करना है, किस तरीका से हमें बचाव करना है, ये चीज पहले ही जान जाते हैं। तो ये 7 साल, 2 से लेकर 7 साल के बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आती है। हम लोग चलते सेकेंड ऑप्शन पर, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों के भाग लेने प्रारंभ करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों, तो प्रतीकात्मक खेल यानी ड्रामा वाला खेल, जैसे लड़की छड़ी को तलवार मान लेते हैं,
मान के चलिए कि लड़की लोग तलवार, एक छड़ी को तलवार मान लेती, गुड़िया को सच्चा मान लेती, यानी कि गुड़िया जो भी है लिविंग थिंग है, ये चीज को समझ सकते हैं। संकेत खेल का मतलब होता है चीज, कोई भी चीज किसी भी चीज का संकेत बन जाती है, जैसे छोटा डब्बा घर बन जाता है, एक तरीका से संकेतिक होता है। हम संकेत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। यह यह सक्षम मुख्य रूप से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में ही देखने को मिलती है। जैसे हम बच्चे लोग को देखते हैं 2 से 7 वर्ष की उम्र में जब रहते हैं, तो ये सब संकेतिक, प्रतीकात्मक खेल, इस सारा से संबंधित उसमें क्रिएटिविटी होती रहती है। यहाँ इस उम्र में बच्चा ज्यादातर काल्पनिक नाटक, दुकान दुकान आदि खेलों से संबंधित होते हैं। औपचारिक अमूर्त वास्तविक तक आते आते बच्चा तरह तरह के खेल के बारे में आगे बढ़कर तर्क से संबंधित सिद्ध करने का प्रयास भी करता है। क्या जैसे बच्चा आगे जैसे जैसे उसकी माइंडों में डेवलपमेंट होती है, उस तरीका से देखने का प्रयास करता है। इसका मतलब प्रतीकात्मक खेल शुरू पहले वाली अवस्था में ही होती है, बाद में अवस्था में बदलाव हो जाती है, बाद में चेंजिंग हो जाती है। इस तरीका से हम लोग समझ सकते हैं कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहचान पहले से नहीं होती है, वो नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक खेल और सांकेतिक खेल बच्चा क्लास 2 में, अरे 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच में ही इसको सारा चीज देखने को मिलता है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिकृति चिंतन करने में समर्थ, इसका मतलब क्या होता है? परिकल्पित परिकल्पित का मतलब होता है अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। जैसे कल्पनाएं लगाए जा सकते हैं कि जैसे हम किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं, अगर उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हो तो उसके बारे में अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है। निगमनात्मक तर्क का मतलब क्या होता है? अगर यह नियम सही है तो फॉलो बात भी सही हो सकती है। मान सकते हैं कि हाँ ये बात सही है, नियमों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसका मतलब निगमनात्मक मतलब यही होता है कि किसी चीज के बारे में सोच समझ कर उसके नियमों को बखान किया जा सकता है। हाँ, अब फिर आता है यहाँ प्रतिज्ञप्ति चिंतन। इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग कथनों से तर्क करना, भले ही वास्तविक जीवन में न हो, चाहे हो या न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसके बारे में थिंकिंग करेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो अगर सभी पक्षी उड़ते हैं तो तोता पक्षी है, तो तोता भी उड़ सकता है। यह नियम और निष्कर्ष पर आधारित सोच होती है। इस तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ऐसे तर्क कर सकता है कि जो वह वास्तविक जीवन में देख नहीं रहा है, वो चीज पर वो तर्क करना प्रारंभ कर देता है। वहीं सिर्फ आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु बल्कि दिमाग से बनाए गए नियमों विचारों पर भी तर्क कर सकता है। ये कंडीशन होता है इसके साथ, ये चीज याद रखिएगा। वह क्या क्या हो सकता है, वेट क्या हो सकती है, नहीं हो सकती, इसके बारे में उन्होंने डिटेल से समझने का प्रयास करता है। अब देखते हैं केंद्रीकरण और अनुक्रमणिकता सोच से अबाध्य। अब देखिए केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा किसी चीज के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है, बाकी बातों भूल जाता है, तो इस चीज को हम लोग केंद्रीकरण कहते हैं। ध्यान समझिएगा, केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा किसी चीज के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है, बाकी बातें भूल जाता है, तो ऐसे चीज को केंद्रीकरण कहते हैं, सेंट्रेशन कहते हैं। जैसे अगर बच्चा अगर मान के चलिए मोबाइल को देख रहा है, तो मोबाइल का देखने करे मोबाइल पर ही ध्यान रहेगा, उसको अगल बगल में क्या चीज हो रहे हैं उस चीज पर ध्यान नहीं देता है। ये होता है सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण। जैसे 2 गिलास में बराबर पानी है, पतला एक लंबा पतला एक छोटा चौड़ा, बच्चा सिर्फ ऊंचाई देखकर कह सकता है कि इसमें ज्यादा पानी है। उसको ये भी पता नहीं चल पाएगा कि हाँ ये बड़ा है ये छोटा है, दोनों में नहीं। तो उसमें बता सकता है कि जो बड़ा गिलास होगा, जो लंबा गिलास होगा, इसमें ज्यादातर मात्रा में पानी होंगे, चौड़ा वाला गिलास से उसे कोई माने मतलब नहीं है।
तो वो चीज पर केंद्रीकरण हो, उसमें सेंट्रेशन कर लेता है, उस चीज के बारे में उसके मन में सोच हो जाता हो। अनुक्रमणिकता सोच क्या होता है बच्चा? अनुक्रमणिकता सोच, अनुक्रमणिकता का मतलब क्या होता है? सच्चा सोच को उल्टा नहीं चला पा सकता है, अगर ऐसे करूँ तो पहले जैसा हो जाएगा, यह नहीं सोचा जा सकता। हम इसके बारे में डिटेल से कैसे समझ में आ सकता है बच्चों को कि इस प्रकार से क्रियाकलाप हो सकती है। बच्चा सोच को उल्टा नहीं चल पाता है। अनुक्रमणिकता का मतलब होता है कि जैसे मान के चले कोई भी चीज हम उसको बता दें कि 4+2, 4+2 बराबर 6, लेकिन 2+4 बराबर पूछेंगे तो 6 नहीं बता पाएगा, तो उस चीज को समझ में उसको नहीं आ सकता है, तो इसको मतलब होता है अनुक्रमणीयता सोच। ये दोनों कमी छोटे बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की उम्र में देखी जाती है। इस प्रकार के गुण हमेशा पाए जाते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक आते आते बच्चा बहुत तार्किक हो जाता है, उल्टा सीधा आगे पीछे हर चीज के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। तब हम लोग उसको चलते हैं सही उत्तर के बारे में व्याख्या करते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? अमूर्त जब कहता है तो परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिगप्ति चिंतन करने में समर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ये चीज को हम लोग समझ सकते हैं। ये जो हमारा सी है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज के बारे में हम लोग समझ सकते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अगर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो तो अमूर्त में जैसे ही होने का मकसद क्या होता है, वो अलग अलग चीजों पर सोचने लगता है, परिकल्पित करना, यानी कि अगर ऐसा हो जाए तो वह क्या होगा, इसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। निगमनात्मक, प्रतिज्ञप्ति, सारा चीज की चिंतन उसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। इसकी एज आपको 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की उम्र में होती है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे हम। अगर आपको ये प्रश्न सही लगा तो पहली बार नया कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगले और ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर, जो सीटेट में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आ चुके हैं। अब इस प्रश्न के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब आता है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ये सीटेट 31/1/2021 में भी क्वेश्चन पूछी गई। ये भी क्वेश्चन 2021 का ही है, सीटेट का, क्लास 6 to 8 में। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है? कौन से वैज्ञानिक ने बताया है? इस चीज के बारे में हम लोग सोचेंगे। हार्वर्ड गार्डन, तो हार्वर्ड गार्डन है, लॉरेंस कोलबर्ग हैं, जीन पियाजे हैं, लेओ वाइगोट्स्की हैं। तब इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करें कि सबकी क्या क्या महत्व है। तो हम लोग हार्वर्ड गार्डन के बारे में जानने का प्रयास करें कि हार्वर्ड गार्डन की क्या क्या भूमिका इसमें है। तो हार्वर्ड गार्डन के बारे में हम लोग विस्तृत जानने का प्रयास करें कि हार्वर्ड गार्डन जो है वो किस चीज पर ज्यादा केंद्रित थे। गार्डन बहुत बुद्धि सिद्धांत है। हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंसी के लिए वह जाने जाते हैं। कौन? हार्वर्ड गार्डन। हार्वर्ड गार्डनर क्या है? हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं। यहाँ से भी अगर एक क्वेश्चन आती तो ये चीज आप लोग तर्क में समझ लीजिएगा।
वे बताते हैं कि हर व्यक्ति के पास कई तरह की बुद्धि होती है, जैसे भाषा भाषा की, गणित की, संगीत की, शरीर की, सामाजिक आदि। ये सब क्या बताता है हावर्ड गार्डन। हावर्ड गार्डन की क्या क्या कहना रहती है, वे बताते कि हर व्यक्ति के पास कई तरह की बुद्धि होती है, माने अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे भाषा की बुद्धि होती है, गणित की, संगीत की, शारीरिक शरीर की, सामाजिक, सारा चीज की गुण उसमें उसके पास होते हैं। उनका जो इस पर है कि बच्चे अपने अलग अलग तरीके से होशियार हो सकते हैं। ये हावर्ड गार्डनर का कहना है कि बच्चे अलग अलग तरह से सोच सकते हैं, होशियार हो सकते हैं, उनकी दिमाग हमेशा बढ़ सकती है। उनका मुख्य काम यह नहीं है कि बच्चों को सोच वयस्कों के गुणात्मक रूप से अलग होती है। यह बात जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है कि जीन पियाजे के द्वारा क्या कहा गया है। अब देखिए हावर्ड गार्डनर ने इस चीज को नहीं कहते, तो वो हमेशा क्या भाषा पर ज्यादा विशेष करके ध्यान देते हैं, बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस पर विशेष करके ध्यान देते हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होती है, ये किसने कहा है। यह बात जीन पियाजे ने कही है। जीन पियाजे क्या का नाम था कि बच्चे का सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होते हैं। यहाँ से भी देखिए अगर एक क्वेश्चन कहीं आती है कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होती, किसने कहा, तो याद रखिएगा जीन पियाजे ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे देखिए हर किसी चीज को मैं डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ये चीज को विशेष करके ध्यान दीजिएगा। सॉरी, हावर्ड गार्डन इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। वे कहते हैं कि कोई भी संगीत में तेज होती है तो कोई गणित में, तो उन्होंने उम्र के साथ साथ सोच बदलने पर ज्यादा जोर देते हैं। कौन, हावर्ड गार्डन। जबकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या कहते हैं, उनका इनका पूरा ध्यान नैतिक शिक्षा पर होती है, नैतिकता पर होती है, सही और गलत कथन पर होती है। वे यह नहीं बताते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है, बल्कि यह मानते थे कि बच्चा सही गलत का फैसला कैसे लेता है। ये चीज लॉरेंस कोहलबर्ग के हिसाब से बताई जाती है। जबकि जीन पियाजे क्या बताते हैं, जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा छोटा वयस्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े से काम को सोच सकते हैं, बल्कि वे बड़े से अलग तरह से सोच सकते हैं। इसका दिमाग दुनिया की खेलों का अपना ही एक नया तरीका हो सकता है। ये कहते हैं जीन पियाजे की का नाम है। जबकि लेव बाइगोट्स्की जो कहते हैं, लेव बाइगोट्स्की, इनका मतलब है कि बच्चा समाज और बातचीत से सीखता है। इनकी का नाम अलग है कि बच्चा कहाँ से सीखता है, तो समाज और, मैंने बच्चा समाज से और बातचीत से ज्यादा चीज को ऑब्जर्व करता है, अध्ययन करता है, सीखता है। तो इसमें क्या करा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है। तो वयस्कों से अलग होती किसने बताया है, तो ये आपको जीन पियाजे ने बताया। क्या जीन पियाजे ने कहे हैं कि पियाजे ने कहे हैं कि बच्चा सोच वयस्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े से कम सोचते हैं, बल्कि वे बड़े से अलग तरीके से सोचते, ज्यादा सोचते और बड़े से अलग तरीके से सोचते हैं। उनका दिमाग दुनिया की देखने का अपना ही एक अलग से नजरिया होता है। ये जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर जीन पियाजे हो। अब हम इसी तरह से हम अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन के साथ बताई जाएगी। ये सेशन कैसा लग रहा है, आप एक तरीका से कमेंट बॉक्स में जवाब दें।
अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और एक दूसरे के पास शेयर भी करने का प्रयास करें। अब चलते हैं प्रश्न संख्या थर्ड। प्रश्न संख्या थर्ड में कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। ये आपको सीटेट 8/12/2019 में क्वेश्चन पूछी गई है। 8/12/2019 में क्वेश्चन पूछी। देखिए हम जितने भी इसमें पीवाईक्यू लेकर आए हैं जो जीन पियाजे से संबंधित है, इससे हट कर क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हर टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताने का प्रयास करें कि एक क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो आप लगभग 3 क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। किस अवधि में विकसित होता है उस चीज के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करें। फर्स्ट में कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकेंड कहता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड में कहता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी में कहता है संवेदी चालक अवस्था। अभी 4 ऑप्शन में से आप बताएं इसमें कौन सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ये क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से और इसका ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद इसका सटीक जवाब देने का प्रयास करें। अगर गलत भी हो तो कोई घबराने की बात नहीं है। मैं हर प्रश्नों का जितने भी ऑप्शन है सब ऑप्शन को हम डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर एक चीज वीडियो देख लेते हैं तो आपको सीटेट में जीन पियाजे से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए प्रश्न नंबर थर्ड को हम लोग देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आखिर इसमें होता क्या। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना से कितना एज तक होती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। वह तर्क नहीं दे सकता है। इसमें क्या है कि बच्चे लोग को जब तर्क देने की अगर बात कह दी जाए तो तर्क देना प्रारंभ नहीं कर पाएगा। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका एज 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। कोई भी कार्य कर रहा है अगर उसको तर्क पूर्वक कहिएगा समझाने के लिए तो नहीं समझा पाएगा। फिर कहता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। यहाँ बच्चा तर्क देता है लेकिन सिर्फ उन चीजों पर जिन्हें वह देखा या छुआ हो। मैंने कि मूर्त चीज को, जिस चीज को वो देख रहा है उसी के बारे में आपको तर्क दे सकता है। वो नहीं जो कल्पना करने वाले उस चीज पे तर्क नहीं दे पाएगा। ये जो चीज देख रहा है, छू रहा है, पकड़ रहा है, उस चीज को रिलेटेड ही आपको तर्क दे सकता है। इसका एज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एज 7 से 11 वर्ष की होती है। अमूर्त संक्रियात्मक, अब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जब होती है तो 11 साल के ऊपर होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल के ऊपर की होती है, जहां बच्चा परिकल्पना, हाइपर थिंकिंग भी इसको कर सकते हैं, कर सकता है, यानी कि परिकल्पना कर सकता है। जैसे अगर चांद धरती पर गिर जाए तो क्या होगा, ऐसे बात को वह गहरा तर्क दे सकता है, इससे संबंधित हो सकता है। ऐसे ऐसे चीज को कल्पना करके बता सकता है, तर्क देना प्रारंभ कर सकता है कि अगर सूर्य खत्म हो जाए तो क्या होगा, अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा। ऐसे ऐसे तर्क देना प्रारंभ कर सकता है। कब, जब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है, जब 11 वर्ष से ऊपर की उम्र हो जाती है तो। संवेदी चालक अवस्था, अब देखिए संवेदी चालक अवस्था को हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जिसका एज 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है, जहां बच्चा सिर्फ छू कर या देख कर दुनिया को समझता है। जैसे कोई भी चीज को छुएगा तो गर्म लगेगा तो सीधे वहां दोबारा छूने का प्रयास नहीं करेगा। अगर मान से जलते हुए एक मोमबत्ती है या जलते हुए लालटेन है,
अगर वहां पर बच्चा अगर जा रहा है, हमेशा उसके प्रति जा रहा है, वो एक बार जैसे टच करेगा, उसको छू लेगा, तो दोबारा उस जगह पर बच्चा नहीं, दोबारा उसको छूने का प्रयास नहीं करेगा। वो खुद समझ जाए कि अरे ये तो जलने वाला चीज है। तो इस चीज से छू कर समझ सकता हो, देख कर भी समझ सकता है, छू कर भी समझ सकता है बच्चा। तो जिसका हो जाता है संवेदी चालक अवस्था। इसका एज कब होती है? तो 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच में होती है। तो हम जिस क्वेश्चन पर हम लोग देख रहे थे, सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तो कर दे, लेकिन हम यहाँ पे देखिए कि इसका सटीक जवाब क्या होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि से होती है? तो निगमनात्मक परिकल्पित माने जो कल्पना करने वाला, तो कल्पना करने वाला जब भी होता है तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ये होता है कल्पना करने वाला, परिकल्पित करने वाला है। चलिए अब इसी तरह से हम अगले प्रश्न की ओर भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं जितने भी प्रश्न लेकर आया हूँ सब सीटेट में जीन पियाजे से संबंधित है प्रश्न, जो एग्जाम और में पूछे जा चुके हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चन आगे के एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो जितने भी हम ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन करें उसको ध्यान पूर्वक समझें, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्न को भी समझने का प्रयास करें कि प्रश्न कैसे बन पाएंगे। अगर एक चीज अगर आपके मन में सोच हो गई तो कोई भी एग्जाम आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों से निहितार्थ निकलते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? अब ग्रेड सिस्टम है तो क्या करना चाहिए? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकाले हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ये आपको क्वेश्चन 8/12/2019 में क्वेश्चन पूछी गई है। तो चलते हम इसकी ऑप्शन पर। इसकी ऑप्शन अलग अलग रूपों में दिया गया है, हम सब ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। और इसको अगर किसी को समझ में आ रहा है तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बिल्कुल दे, पहले से ही दे। तब ये देखने का प्रयास करें कि हमारा जवाब सही है या गलत, उससे तर्क पूर्वक आप समझ सकते हैं। तो ऐसी अवस्था, ऐसी ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होगी। ये फर्स्ट में देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों को निहितार्थ निकाले हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? क्लास 6 से लेकर 8 तक में। तो ऐसा समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे वह तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तर्क देना, चलिए हम लोग इस पे देखते हैं कि ऐसी अवस्था में क्या करनी चाहिए। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जिस पर तर्क आधारित समस्याएं की आवश्यकता होती है। क्लास 6 से 8 के बच्चे अमूर्त अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। माने 6 क्लास से लेकर 8 क्लास के जो बच्चे रहते हैं क्या अमूर्त अवस्था में बिल्कुल पहुंच जाते हैं। उनका दिमाग अब पेचीदा सवालों को, जैसे अगर मान चलिए बच्चे जो हैं अब 6 क्लास से अब 8 क्लास के बीच में है, तो ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि अमूर्त अवस्था में पहुंच जाते हैं। अमूर्त अवस्था कहने का मतलब 7 से लेकर 11 वर्ष की उम्र में। तो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की बच्चे हैं तो क्लास 6 से लेकर 8 क्लास में तो बिल्कुल पढ़ते होंगे। तो उनके पास भी क्या है कि अमूर्त अवस्था में जैसे प्रवेश कर जाते हैं तो उनका दिमाग अब पेचीदा सवाल सुलझने के लिए तैयार है। माने कि किसी कठिनाई कठिनाई क्वेश्चन है तो उसको से सुलझाने के लिए वो तैयार है और परिपक्व हो जाते हैं। उन्हें क्यों और कैसे वाले सवाल देना सबसे अच्छा होगा। हम उसको जवाब देंगे, बाबू बताओ कि पानी जो वाटर है कैसे बनता है। अगर हम ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो जल कैसे बनेगा। इस चीज को हम लोग समझा सकते हैं, उसको बता सकते हो, तर्क वाला चीज को दे सकते हो, तो बिल्कुल अपना आप से एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करेगा। तो उसमें कौन सी देना चाहिए, क्यों और कैसे वाला चीज। अब कहता है कि एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल मूर्त एक अवधारणाओं को
पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिएगा, केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग केवल खिलौने तथा पत्थर दिखाकर काफी नहीं है। अब उसे विचारों के बारे में भी बताना उचित होती है कि कैसा है, इसका क्या गुण है, कैसे इसको परिकल्पना की जा सकती है, इसके बारे में भी उसको डिटेल से बताना उचित होती है। फिर कहता है केवल। अब एक बात याद रखिएगा, सीटेट कहीं पे भी एग्जाम दीजिए, सीटेट में केवल वर्ड जहां आ जाता है उसको समझिए कि निगेटिव वर्ड है। ये केवल वर्ड जहां पे दिखाई दे वो निगेटिव वर्ड है। केवल वर्ड बहुत खतरनाक वर्ड है, इसलिए केवल वर्ड को निगेटिव वर्ड के रूप में समझने का प्रयास करें, और जहां पर केवल वर्ड दिखाई दे दे सीधे उसको निगेटिव वर्ड को समझने का प्रयास करें। केवल वाला कभी सही होगा ही नहीं। तो कहता है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ किताबें पढ़ना बच्चों की सोच को रोक देता है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे को खोज करने दो, और जितना जितना खोज करेगा उसका माइंड उतना ही डेवलपमेंट होगा, उतना ही इंक्रीमेंट होता है। तो केवल उसको पाठ्यक्रम का वो खाली किताबें पढ़ने दें तो बिल्कुल गलत है। केवल किताबी नॉलेज उसके पास ज्यादा रहेगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। उसकी बाहरी इन्वायरमेंट की दुनिया में भी होना चाहिए, खुद क्रिएट करके देखो, खोजबीन करके सीखो। ये जीन पियाजे के द्वारा कहा जाता है। केवल पाठ्यक्रम पर आधारित ये नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तार्किक बहस के तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी याद रखिए, हतोत्साहित जो है ये निगेटिव टैग वर्ड है। हम इसके एक वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड हो, जो आपको पेडागोजी को समझने में बहुत महत्वपूर्ण मदद करेगी। उस टैग वर्ड को देख लीजिएगा तो आप पेडागोजी के अंदर जितने भी क्वेश्चन को सही और गलत को आप खुद को पहचान कर सकते हैं। तो हतोत्साहित जो है ये भी निगेटिव वर्ड है, बच्चों को कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तार्किक बहस को हतोत्साहित करना ये बिल्कुल गलत है। बहस तो उन उम्रों के लिए सबसे अच्छी है, इसे दबाना बच्चे के विकास को रोका जा सकता है। हम उसको हतोत्साहित, बाबू ऐसा मत करो, वैसे मत करो, ये गलत चीज है, चलो बैठ बढ़िया से बैठो, उसको हतोत्साहित कर दिए तो बच्चा कोई भी चीज पर निष्कर्ष नहीं कर सकता, वो चीज को सीख नहीं पाएगा, उसमें ज्ञान का वृद्धि नहीं हो पाएगा। तो सी और डी तो ऐसे ही आपको निगेटिव टैग वर्ड है, निगेटिव टैग वर्ड के कारण ऐसे ही गलत हो गए। तो आपको ए और बी में चयन करना है कि ए और बी में कौन सी क्वेश्चन, कौन सी आंसर सही होंगे। तो कहता है कि पियाजे के संगणक विकास के सिद्धांतों के निहितार्थ निकाले हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, तो ऐसा समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती हो। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्योंकि ऐसी समस्या देनी चाहिए जो बच्चा तर्क के आधारित पर भी हो और उसको समस्या को खुद सुलझ सके। तो आज का अंतिम प्रश्न, आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न, हम इसी तरीका से 5-5 क्वेश्चन को क्रमबद्ध तरीके से ले लेकर आएंगे हर एक अलग अलग वीडियो में, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न रहेंगे सब प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न यही, प्रश्न नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था में प्रमुख कौशलों में से एक है। ये 7/7/2019 में क्वेश्चन पूछी गई है, ये भी आपको जीन पियाजे से संबंधित ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवनात्मक चिंतन। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऑप्शन सही होंगे, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। मैं आपकी जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 5 सेकेंड की समय रहती है, आप बताएं, नहीं तो फिर इसके बारे में तो मैं तो एक्सप्लेनेशन खुद करूंगा ही करूंगा।
चलिए समय सीमा समाप्त होती है। चलिए मैं अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था में प्रमुख कौशल में से एक है। तो यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या चीज होते हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है सुरक्षित रखने की योग्यता। सुरक्षित रखने का योग्यता मतलब संरक्षण, कंजर्वेशन। जब बच्चा समझने की जब बच्चा समझने की किसी चीज की मात्रा संख्या रूप में बदलने से नहीं बढ़ती है, ये चीज को खुद समझ सकता है कि अगर किसी भी चीज की अगर मात्रा को बढ़ाना है चाहे कम करना है तो अपने अपने क्रियाकलापों पर वो निर्भर रहेगा वो। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं, पतले लंबे गिलास से पानी चौड़े कटोरे में डालने पर भी उसकी पानी उतना ही रहता है। ये चीज बच्चा खुद समझ सकता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था में। ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था जब हो जाता है तो इस चीज में खुद सोचने की क्षमता हो जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 वर्ष की उम्र में होती है। याद रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 वर्ष से 11 वर्ष की खास पहचान की है कि बच्चा एक संरक्षण समझने में सक्षम होता है। वो चीज समझ सकता है कि किस प्रकार को कैसे कंजर्वेशन किया जा सकता है। पहले वह लंबे गिलास को ज्यादा मान लेता था, अब वह तर्क से समझ सकता है कि वह आकार बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले वाले थे वो, तो उसमें समझ सकता है, लेकिन जब उसकी माइंड में सारा चीज की कैलकुलेशन अब क्लियर हो चुकी है तो वह तर्क पूर्वक समझ सकता है कि नहीं नहीं नहीं, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में जैसे ही प्रवेश करता है तो तर्क पूर्वक समझ सकता है नहीं कि लंबा गिलास हो चाहे चौड़ा गिलास हो, दोनों में पानी की मात्रा सेम होगी। ये एज होता है 7 से 11 वर्ष की उम्र में। इसी तरह मिट्टी की गोली को लंबे सॉरेज बना देते हैं तो मिट्टी की मात्रा वही रहती है। ये भी उसको समझ में आ जाता है कि अलग अलग रूपों में अगर देखी जाए तो अलग अलग रूपों से हम लोग पहचान कर सकते हैं। यह क्षमता दिखती है कि बच्चा अब सिर्फ दिखने नहीं अंदर की बात को मात्रा को समझ रहा है। ये स्टेज में उसकी मानो मनो अगर मान की चली कि उसकी दिमागों में सारा चीज कैलकुलेशन आ जाती है, यह स्टेज की बड़ी उपलब्धिता मानी जाती है। इसीलिए यह कौशल सीधे सीधे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को से जुड़ा हुआ रहता है। सीटेट में बार बार यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग परिकल्पनिक निगमनात्मक तर्क। अब परिकल्पना का मतलब क्या होता है कि यह बहुत उच्ची स्तर की सोच होती है जो औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। परिकल्पना यानी कि सोचना, जो फ्यूचर के बारे में सोचना, वो कल्पना करके बता देना कि जैसे चांद में दाग है, ये चीज को हम लोग समझ सकते हैं। बच्चा यह क्या हो सकता है पर तर्क लगाता है कि निगमनात्मक और निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। कैसे होगा, क्या होगा, ये सारा चीज का निष्कर्ष निकाल लेता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाला बच्चा अभी उस मुख्य रूप से सामने दिखने वाली चीजों पर ही तर्क करता था, लेकिन अब यहाँ पे जैसे ही परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में आ जाता है तो सारा चीज अपने आप से कल्पना करके समझने लगता है, सोचने लगता है। इसीलिए परिकल्पित निगमनात्मक तर्क को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का कौशल कहना एक गलत होगा। ये चीज को हम लोग समझ सकते हैं। यह अगले स्टेज औपचारिक की पहचान होती है। इसे यहाँ सुनने से स्टेज गड़बड़ी हो जाएगी, इसीलिए यह विकल्प गलत हो सकती है। द्वितीय है ना, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो है ये बिल्कुल गलत है, इस टाइप से नहीं हो सकते। आगे हम लोग समझ सकते हैं द्वितीय वर्तुल्य प्रतिक्रिया, ये आखिर होती क्या है। तो द्वितीय वर्तुल्य प्रतिक्रिया यानी कि जिसको बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज, ये सेंसरी मोटर स्टेज का ही एक प्रक्रम है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चा 0 से 2 वर्ष के बीच में आता है। बच्चा किसी काम को बार बार इसलिए करता है क्योंकि उसे उसमें मजा आता है, न कि असर दिखता है। उसको हमेशा मजा आता है कि काम को करने के लिए। अगर कोई भी चीज को लुका दे तो बार बार रोना स्टार्ट कर देगा, प्रारंभ कर देगा, हमको लाओ लाओ लाओ, हमेशा तर्क करना प्रारंभ कर देता है। द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रिया जब बच्चा
अपने आसपास की चीजों पर असर डालने वाली हरकतें दोहराती है, जैसे खिलौने गिराना, आवाज सुनना। जैसे इसको दीजिएगा खिलौना तो तुरंत तुरंत खिलौना को पटक देगा, फिर खिलौना को तुरंत पटक देगा। तो हमेशा उस चीज को करने में उसको मजा आता है। तो एक काम होती है कब? द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रिया में, जो सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। यह सब बहुत सी छोटी उम्र में होती है, जब बच्चा वस्तुओं को खोज रहा होता है। अगर मान चलिए कोई भी चीज को लुका दीजिएगा उसके सामने, तो बच्चा क्या करेगा? उसको खोजने का प्रयास करेगा, वो लास्ट में उसको खोज ही लेता है। ये भी क्या होती है? द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं में होती है। और जैसे अगर इस एज से पार कर जाता है, 7 से अगर 11 वर्ष की उम्र में आ जाता है, तो उसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है, जिसमें हर चीज के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। सजीवात्मक चिंतन, यानी कि जिसको हम लोग जीवाद में कहते हैं, एनालिज में, है ना। यानी कि सब कोई सोचने लगता है कि बच्चा हमेशा कोई भी चीज जीवित है, निर्जीव वस्तु को भी जीवित समझ लेता है। जैसे कि एक गुड़िया है, तो गुड़िया को चाहे करेगी, तो बच्चा है छोटा सा, चलो इसको दूध पिलाते हैं, चाहे उसको खाना खिलाते हैं। ये बच्चा का सोच होता है, जिसको जीवाद में कहते हैं हम लोग। सजीवात्मक चिंतन, जब बच्चा निर्जीव चीजों को भी जिंदा मान लेते हैं, या जैसे कहे जाते हैं, गुड़िया रो रही है तो सूरज मुझसे नाराज है, सब सारा चीज का चिंतन होता है। यह सोच मुख्य रूप से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की खारिज होती है, ये याद रखिएगा। उस समय बच्चा कल्पना और वास्तविक से मिलना सोचने लगता है कि कैसे कैसे क्या होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा धीरे धीरे समझ जाता है कि खिलौना, सूरज, बादल आदि जितने भी सारे चीजें वो अपनी जगह पर फिक्स हैं, हम उसको कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सजीववाद में क्या हो जाता है कि बच्चा एक खुद समझ सकता है कि नहीं नहीं, ये चीज है जो लिविंग थिंग है, जितने भी सारा चीज के बारे में वो लिविंग थिंग समझने लगता है वो। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका डिस्कस करने के बाद इसको देखते हैं कि एक्चुअल का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है? इसका राइट आंसर जब भी होगा तो ऑप्शन नंबर है, सुरक्षित रखने की योग्यता। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है? सुरक्षित रखने की योग्यता हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि इससे अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक डिस्कस की जाएगी। हर प्रत्येक प्रश्न पर ऐसे ही डिस्कस की जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखना न भूलें। अतः जितने भी आपकी सीटेट की तैयारी करने वाले दोस्त हैं, सभी के पास ये वीडियो को शेयर करें। आप भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे सब एक्सप्लेनेशन के साथ बताए जाएंगे। 4 ही क्वेश्चन बताए जाएंगे, 5 क्वेश्चन ही बताए जाएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के बराबर हो सकते हैं, और 20 क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई जाती है, बताई जाती है इस चैनल पर। तो इस चैनल पर अगर आप लोग किस चीज को पीडीएफ को अगर गेन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, संक्षिप्त रूप से एक नोट्स तैयार की गई है, लेना चाहते हैं, तो एक नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस नंबर पर आप मैसेज करें, आपको पीडीएफ को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अब यहाँ से अब अगले वीडियो, अगले टॉपिक अगले वीडियो में देखना ना भूलें। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, लाइक करें और अन्य दोस्तों के साथ ये शेयर करें। आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।